वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर हमने पहले चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था और आपको याद हो इस तरह का एक डायग्राम था। इसमें ये दो अल्पांश से हमने इस बिंदु पर x दूरी पर एक बिंदु P था, इसके केंद्र से x दूरी थी और वहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था अक्ष पर। वो x दूरी पर ही आया था। v बराबर μ0/4 2i n पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की पावर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम चाहते हैं कि हम अक्ष पर जो हमने निकाला था इसकी विशेष स्थितियां हम निकालना चाहते हैं। अब विशेष स्थितियां क्या क्या है? एक तो हम केंद्र पर निकालना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये वाला जो बिंदु हो वो इसकी जो त्रिज्या r है इसकी तुलना में बहुत अधिक दूरी पर हो। एक तो हम ये निकालना चाह रहे हैं। तीसरा हम निकालना चाह रहे हैं कि जो r जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो r आ जाएगा, तो इसके केंद्र से और वो भी बाहर की तरफ, जैसे ये कुंडली है, कुंडली का एक केंद्र यहाँ तक लगभग त्रिज्या के बराबर दूरी हो गई, इससे आधी दूरी पर यानी r बराबर यानी x बराबर जो बिंदु है वो r/2 की दूरी पर, त्रिज्या की ठीक आधी दूरी पर हो। तो हम इन तीन विशेष स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? केंद्र पर निकाल रहे हैं। तो केंद्र पर x का मान 0 होगा। कैसे होगा? ये बिंदु यहाँ केंद्र से यहाँ तक है, अगर बिंदु घटते घटते यहाँ तक आ जाए तो ये x का मान और कम हो जाएगा, घटते घटते यहाँ आ गया और कम हो गया, और घटते घटते इसके केंद्र पर पहुंच गया, तो केंद्र पर पहुंचते पहुंचते x का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? जो सूत्र था ये वाला, इसमें x बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो हमने क्या किया? 0/4 2i n पाई r स्क्वायर, ये वैसा ही है, r स्क्वायर सिर्फ x की जगह क्या रखा? 0 रखा है। x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? ये तो बचेगा नहीं, r स्क्वायर की पावर 3/2। तो r स्क्वायर की पावर जब 3/2 होगा तो पावर का हो जाता है आपस में गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये हो गया μ0/4 2i n पाई r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। पाई से पाई को काट देंगे, 2 से 2 बार काट देंगे, r स्क्वायर से इसमें से r क्यूब में से तो r स्क्वायर कट जाएगा, तो r बचेगा। तो क्या बचेगा? तो यहाँ से संख्याएं कट गई हैं, क्या बचा? μ0 तो ये μ0 अपॉन 2r। ये मान अधिकतम है। देखो ये मान अधिकतम कैसे है? इस सूत्र को हम वापस देखें, इसमें x का मान जितना अधिक होगा तो इसके क्या है? वित्त को मान पाती है, तो इसका मान मतलब b का मान क्या होगा? कम होगा। x का सबसे छोटा जो मान है वो होगा 0। x का सबसे छोटा मान 0, माइनस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस मान लो 1 लिख दिया आपने यहाँ, और -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, फिर से जुड़ जाएगा। इसलिए x का जो होगा इस सूत्र के लिए x का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा। तो जब ये मान 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। इसलिए सबसे ज्यादा ये जो कुंडली है, धारावाही कुंडली, इसके लिए सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर होता है, जिसका मान μ0 × n × i/2r के बराबर होता है। इस सूत्र को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? ये देखो आप, μ0 और क्या है? n/2r। अगर हम क्या करें, इसमें 2 पाई से गुणा कर दें तो यहाँ भी 2 पाई आ जाएगा। तो ये μ0/4 है, ये बन जाएगा 10 की पावर -7 इंटू 2 पाई n i और अपॉन r। अगर फेरों की संख्या 1 है तो हो जाएगा 2 पाई i अपॉन r। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति कहती है अगर बिंदु P जो है वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, यानी P अभी x दूरी पर ना होकर उससे बहुत अधिक दूरी पर आ जाए। जब ये बहुत अधिक दूरी पर होगा तो इस सूत्र में, ये वाला जो सूत्र है, इसमें हम इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? x स्क्वायर की तुलना में इस r स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे, यानी इसको हम लगभग 0 मान लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर हम x स्क्वायर में जोड़ रहे हैं सिर्फ ऐसे 0 रखना है। अगर आपने यहाँ r स्क्वायर का मान 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा
नहीं होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वहां शून्य नहीं होगा बल्कि कुछ ना कुछ मान हो। तो हमें क्या करना है, इसी सूत्र में म्यू 0 4 पाई 2 आई एन पाई आर स्क्वायर, इसमें इस सूत्र में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मान इस आर स्क्वायर की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए इस आर स्क्वायर की जगह में 0 लिख देना। तो ये हो गया म्यू 0 2 आई एन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई 0 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 0 है, इसका मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2, तो पावर का होगा आपस में गुणा, 2 से 2 कट जाएंगे, एक्स की पावर बचेगा 3। तो ये मान आएगा b बराबर म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x3। ये मान तब प्राप्त हुआ जब x का मान r की तुलना में बहुत अधिक है। तो दो विशेष स्थितियां प्राप्त हो गई हैं। अब हम तो देखते हैं तीसरी विशेष स्थिति। तीसरी विशेष स्थिति के लिए हमें क्या करना है, क्या है स्थिति, x का मान r/2 के बराबर हो, यानी इस कुंडली की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या से ठीक आधी मान दूरी पर, मान लो कुंडली की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ये उसके केंद्र से 2 सेंटीमीटर अक्ष की तरफ हमें ये बिंदु निकालना है, बिंदु लेना है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस सूत्र में जहां जहां x था वहां वहां आपको r/2 रखना है। तो बस एक ही जगह था x, तो वहां पर हमने रख दिया r/2, इसका हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि x का क्या था, होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये पूरा सूत्र बचा है। इसमें देखो म्यू 0 की जगह हमने म्यू 0 लिखा, 2i की जगह 2i लिखा, n की जगह n लिखा, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर, 4 पाई की जगह 4 पाई। अब यहाँ r/2 का होल स्क्वायर यानी r²/2 का स्क्वायर 4, तो r²/4। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 का इसमें गुणा होगा, 4r² प्लस r²/4 आ जाएगा, यानी 5r²/4। तो ये हो गया 5r²/4, और इस पूरे 5r² पर पावर कितनी है, 3/2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, गणित का इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या करेंगे, म्यू 0 आई एन आर स्क्वायर, म्यू 0 आई एन आर स्क्वायर, पाई कहाँ गया, हमने पाई से पाई काट दिया और इससे 2 बार ये 2 काट दिया, तो क्या बचा, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर, म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया 5r² अपॉन। तो अब 5r² की पावर देखो, अब ये जो पावर 3/2 है वो 5r² की भी पावर 3/2 है और 1/4 की भी पावर 3/2 है। जब 1/4 नीचे है तो ऊपर पहुंचेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 3/2, तो ये हो गई 4 की पावर 3/2, और 5r² इसकी पावर 3/2। ठीक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया, किसे, 5r² की पावर 3/2 और अपॉन में क्या है 4, इसकी पावर 3/2, तो ये 1/4 कहलाएगा। तो 1/4 को अगर हम ऊपर ले जाएं संख्या को तो क्या हो जाएगी 4/1, तो 4/1 को क्या लिखेंगे हम 4, लेकिन उसकी पावर क्या है 3/2। अब हम इसे आगे लिखते हैं, 5r² की पावर 3/2। अब इसे हमने अलग अलग कर लिया, 5 की पावर भी 3/2 और r² की पावर 3/2, तो हमने 5 की पावर क्या लिखा 3/2, r² की पावर क्या लिखा 3/2। अब पावर पे पावर होती है तो इनका गुणा होगा तो ये कट जाएगी, तो क्या बचेगा r की पावर 3। इसी तरह ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मान तो 8 आ गया। म्यू 0 आई एन आर स्क्वायर, म्यू 0 आई आर एन स्क्वायर इंटू 8/2। अब 5 पे पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या, जैसे ये 5 की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 सही 1 धन 1/2 यानी 3/2, तो इस का मान आ गया वापस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, तो हमने लिखा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, और ये r³ का मान यहाँ आ गया। अब किसी भी संख्या पे 1/2 की जो पावर होती है, ये जो 1/2 की पावर है, तो उसे हम वर्गमूल के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 5। अब 2 का क्या हुआ, 2 से हमने इसको काट दिया 4 बार, तो ये 4 आ गया, तो म्यू 0 आई एन 4, और ये 5 की जगह 5 और ये वर्गमूल 5, और यहाँ r की पावर 3। अब r की पावर 3 कैसे आया, ये r² से भी कट गया r बार, तो यहाँ r बचा। क्या मिला हमें मान, देखो 4/5√5
म्यू जीरो एन आई अपॉन आर। तो ये वो मान है जो हम इसके केंद्र से त्रिज्या की आधी दूरी पर लेते हैं, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये प्राप्त होता है। अगर हम इसकी तुलना केंद्र वाले मान से कर दें, ये रहा केंद्र वाला मान और ये रहा कौन सा, x बराबर आर अपॉन टू, तो इस मान में और इस मान में अगर हम एक का दूसरे में हम भाग दे दें तो हमें कितना मान प्राप्त होता है, एक्स आर अपॉन टू बराबर 0.72 इंटू बी केंद्र। ठीक है, यानी हमने अगर बी केंद्र का मान रख दिया, गुणा कर दिया, तो यही मान हमें मिल जाएगा। बी केंद्र में किससे गुणा करना है, 0.72 से, तो हमें मान कौन सा प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। तो इनमें दोनों में आपस में ये संबंध हो गया। अगर आपको किसी सवाल में ये दिया हो कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.2 टेस्ला है, तो उसकी त्रिज्या से आधी दूरी पर कितनी होगी, तो 0.2 में 0.72 से आप गुणा कर दो, तो इस तरह से ये मान ज्ञात हो जाएगा। स्टार्ट। तो अब हम अगर जो हमने मान प्राप्त किया था चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पर, उस कुंडली की केंद्र पर, अक्ष पर r/2 दूरी पर या बहुत अधिक दूरी पर। तो हम अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और x जो बिंदु है अक्ष पर लिया है, इन दोनों के बीच अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलता है, केंद्र पर मिलता है। तो हमें ये ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है और इसके बाद जैसे जैसे दूरी चाहे इस तरफ बढ़े, प्लस x की तरफ बढ़े या माइनस एक्स की तरफ बढ़े, तो हमें एक दो बिंदु यहाँ ऐसे प्राप्त होते हैं P1 और P2। इन दोनों बिंदुओं पर वक्रता शून्य होती है, यानी बिल्कुल सपाट हो जाते हैं। यहाँ से फिर ग्राफ इस तरह से टेढ़ा होना शुरू होता है। तो इन बिंदुओं को जहाँ पर वक्रता शून्य होती है, इन बिंदुओं को नति परिवर्तन, नति कहते हैं झुकाव को, यहाँ किसी तरह का कोई झुकाव नहीं है, समतल हो जाता है, तो इन बिंदुओं को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। और इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं आप, ये ग्राफ लास्ट में जाके ये समांतर हो जाती रेखा, और समांतर रेखाएं कहाँ पे जाके मिलती हैं, अनंत पर जाके मिलती हैं। तो अनंत पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अनंत पर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या तो हम कहें प्लस अनंत पर और या कहें हम माइनस अनंत पर। तो x का मान जब अनंत होगा तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है, इस ग्राफ का इस्तेमाल अगले टॉपिक में करेंगे, जहां पर ऐसी ये तो सिर्फ एक कुंडली के कारण है, एक लूप के कारण है। ऐसे ऐसे दो समान लूप समाक्षीय लेंगे, जिसे हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। उसके लिए हम ऐसे ऐसे दो ग्राफ लेंगे, जहां आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें इस ग्राफ की वहां जरूरत क्यों पड़ी हो, और ये ग्राफ वहां जो हम लेंगे तो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय द्विध्रुव के से तुलना। तो देखें छोटा धारावाही लूप क्या है। छोटा धारावाही लूप तो यही है जो भी हमने ज्ञात किया था, इसकी अक्ष पर हमने निकाला था बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किया था, इसमें से धारा का वायु आता है। अब हम कह रहे हैं इसकी हमें तुलना किससे करनी है, छोटे धारावाही लूप की तुलना एक दंड चुंबक से करनी है। ठीक है, दंड चुंबक कहते हैं इस तरह का एक चुंबक होता है आयताकार, या एक हो आयताकार ना हो के अगर उसकी हम मोटाई लेते हैं तो घनाभ के आकार का होता है NS चुंबक। और ये इसका जो आकार हमने मान लिया छोटा सा है, ये इसका केंद्र है। केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस P बिंदु पर हमें इस चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब एक तो हमने ये निकाला है, इसका मान ये रहा μ0/4π2i n πr² की पावर r² + x² की पावर 3/, तो ये समीकरण आया था। अगर हम ये कहें कि ये जो लूप है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसके लिए जो r² होगा, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी, जैसे अभी त्रिज्या इतनी है, अब लूप को हमने क्या कर दिया, इतना छोटा सा कर दिया, तो अब ये त्रिज्या पहले की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। जबकि इस दूरी का मान क्या है, x की तुलना में इस r का मान क्या है, कम है। तो हम वापस से इस r² को इस सूत्र में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि ये x² की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा पाई r², r इसकी त्रिज्या है, पाई r² यानी इस वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लूप का क्षेत्रफल a या लूप का काट क्षेत्रफल क्या हो गया, a, इसका मान क्या है, पाई r²। तो हम dv बराबर क्या आ गया सूत्र, μ0/4π2i
n और पाई आर स्क्वायर की जगह आ गया लूप का काट क्षेत्रफल a, आर स्क्वायर की जगह आ गया 0 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह। अब यहाँ से ये 0 हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पावर का आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 3। तो ये आया सूत्र p बराबर μ0.4π2m/x³। ये x³ हो गया। ये जो सूत्र है बिल्कुल इस सूत्र में हमने m की जगह क्या ले लिया है NIA, m की जगह क्या ले लिया NIA। अगर हम इस सूत्र की इस दंड चुंबक के मध्य बिंदु से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की मान को तुलना करें तो हमें यही मान प्राप्त होता है इस डेरिवेशन के लिए। जब हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे चुंबक, उसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला जो चुंबक है इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर, जबकि इस चुंबक की लंबाई क्या है बहुत छोटी है और ये x का मान क्या है बहुत अधिक है, इस x दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्राप्त होती है b बराबर μ0.4π2m/x³, जहाँ m क्या है इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इसमें होती है ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल m × 2l के बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर है NIA के बराबर है। ये चुंबकीय आघूर्ण किसका है, इस धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण है, जहां पर I इसमें से बहने वाली धारा है, A इसके अनुप्रस्थ काट का या काट का क्षेत्रफल है, N इसमें फेरों की संख्या है। तो इस तरह से हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि एक छोटा सा धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है वो एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती हैं, दो समाक्षी है, यानी एक कुंडली है और दूसरी कुंडली है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों का अक्ष समान है, इसलिए उसको क्या कहते हैं दो समाक्षी है। एक समान एक जैसी कुंडलियां हैं, दो समाक्षी हैं और इनमें समान मान की धारा, इसमें I एम्पियर है तो इसमें भी I एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें तो इसमें भी 1 एम्पियर, समान मान की धारा उनमें एक ही दिशा में अगर प्रवाहित हो रही है तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी और इन कुंडली की त्रिज्या के बराबर हो तो इस प्रकार से व्यवस्थित कुंडलियों को हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। क्या मतलब हुआ, दो समाक्षी हैं यानी जिनका अक्ष समान है, कितनी कुंडलियां हैं, दो हैं, एक समान है यानी त्रिज्या उनकी समान है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो r यानी इनकी त्रिज्या के बराबर है, इनमें एक ही दिशा में दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी व्यवस्थित कुंडलियों को हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पर है, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इस युक्ति को हम प्रयोग के तौर पर प्रयोगशाला में इस युक्ति का हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग इन दोनों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दोनों कुंडलियों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है, इसलिए इन कुंडलियों का इस्तेमाल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रायोगिक युक्ति के रूप में किया जाता है। तो अब इनका हम ग्राफ पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है दोनों के बीच में वो हम ज्ञात करेंगे अगले वीडियो में।